Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important part of your syllabus, that is geography MCQs. Geography MCQs मैंने आपको 30 किए हैं, टॉप 100 हम कर रहे हैं। 30 मैंने ऑलरेडी आपको कराया है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा पहले वो पहला पार्ट देखें, क्योंकि आप देखोगे पिछले बार जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड पूछा गया है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है, ठीक है, बट क्वेश्चन जो है उन्हीं सेम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो और इन टॉपिक्स को फिर अपने नोट्स में रिवाइज कर रहे हो, इन्हीं 100 क्वेश्चंस को, 100 टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, उन्हीं को नोट्स को रिवाइज करो। आपके सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन पार्ट सेकंड इस एमसीक्यू सेशन का। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस कल हम फिर इसको फिनिश करेंगे, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है। I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। उसके बाद जब हम ये MCQs करेंगे 31 से लेकर 60 तक 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको अपना क्वेश्चन जो है साथ साथ लिखना है रफ के ऊपर। आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने अटेम्प्ट किए आपने, कितने करेक्ट किया आपने और कितने रॉन्ग किए, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको 1 मिनट लगेगा कमेंट लिखने में, अपना स्कोर लिखोगे। सो दैट आप जब लिखते हो ना स्कोर, कोई चीज़ लिखते हो ना रफ पे या चैट पे आप लिखोगे, आपको माइंड में रहता है कि हाँ मैंने पिछले जो है टेस्ट में मैंने कितने मार्क्स लिए, इन 30 क्वेश्चन में मैंने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। तो सो दैट वो जहन में रहता है। अगर आप ऊपर ऊपर से ही देखते हो ना वो जहन में नहीं कैच होता है, लिखने से ही चीज़ें याद रह जाते हैं और आपको पता चलेगा हाँ मुझे भी एनालिसिस किस तरीके से करनी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के 30 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया, यूपी। हमने 30 क्वेश्चन बोला था। तो आज का क्वेश्चन जो है पहला वाला क्वेश्चन आज का, दैट इज 31। इसके ऑप्शन ये हैं। क्वेश्चन यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज ऑलमोस्ट ऑल प्रेवलेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर हर टाइप की नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर। डेफिनेटली आप बोलोगे सर हिमालयाज, और मैंने आपको पढ़ाया भी है हिमालयाज। हिमालयाज में हर एक टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। जितना आप ऊपर जाओगे हर लेवल पे 1000 से, ठीक है, 1000 से 3000 तक एक वेराइटी देखने को मिलती है, ठीक है। 1500 से लेकर, ठीक है, 100 से 2000 तक एक वेराइटी, 1500 से लेकर 3000 में अलग आप जाओगे, फिर टॉप पे अलग से आपको देखने को मिलेगा। देयर मीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज में। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, लोकटक लेक, आपको याद रखना, लोकटक लेक ए बिग लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। इसने सीधे बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर तो नॉर्थ में है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये भी नॉर्थ ईस्ट, इन तीन में से तो जम्मू एंड कश्मीर पहले एलिमिनेट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है? मणिपुर में मैंने आपको पहले ही बोला है लोकटक लेक, आपको कुलोरू लेक है, लोकटक लेक है, वेम्बनाड लेक है, ठीक है, सांबर लेक है, ये सारे लेक्स आपको पता होने चाहिए कहां पर लोकेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेस इन द करमपट हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू इन बिहार एंड इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सारो। आपको सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ना है। एक रिवर है जिसका नाम होता है रिवर ऑफ सारो के नाम से जाना जाता है, और ये रिवर ऑफ सारो कहां पर है आपको बोलना है, ये कौन सा रिवर है। तो रिवर ऑफ सारो आप तो पहले ही पता है, सारो ऑफ बिहार जिसको बोला जाता है, ठीक है। और उस रिवर का नाम आपको बोलना है, उस रिवर का नाम क्या है? सबको पता होगा ऑलमोस्ट, दामोदर रिवर। अभी जो है मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा इसके क्या बोलते हैं रिवर सिस्टम के, वहां पर ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ इंडस ट्राइब्यूटरीज। जो भी इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, उसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी ट्राइब्यूटरी हैं? एक है चिनाब, दूसरा है सतलुज, ऑप्शन नंबर सी है बीज या बियास भी आप बोल सकते हो, और डी जो है दैट इज रिवर रावी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको बोलना है। तो आपको जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं जहलिम की, सबसे पहले वो याद होनी चाहिए। उसके बाद बोलना है सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी कौन सी, आपको बोलना सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है वो चिनाब है, ये आपको याद रखना है, जिसका ऑरिजिन चंद्रभागा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है।
क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास वाज रीओपनड इन 2006 टू फैसिलिटेट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में एक क्या बोलते हैं इसको, एक पास क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड शुरू हो गया। ये पास कौन सा था, उस पास का नाम क्या है आपको पता होने चाहिए। शिपकेला पास किस किस कंट्री के बीच में, बारालाचा पास किस किस के बीच में, नथुला पास किसके बीच में, तो इंडिया और चाइना के बीच में उसका नाम था नथुला पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस टू एंटर इनटू तिब्बत। जो कैलाश मानसरोवर के ये पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, उनको पास करना है, उनको पास होना है, किसके थ्रू वो पास हो जाएंगे, सो दैट वो तिब्बत में चले जाएंगे। ठीक है, कैलाश मानसरोवर के जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको जाना है कहाँ पर, तिब्बत में, वो किस पास के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज नथुला पास के थ्रू वो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पास किस कंट्री को किसके साथ करना है। इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का हिमाचल प्रदेश के साथ, सॉरी जम्मू कश्मीर का हिमाचल के पास, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर का क्या बोलते हैं उसको, लद्दाख के साथ, इसी तरीके से आपको लद्दाख का चाइना के साथ, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का किसके साथ, इंडिया का बाकी कंट्रीज का नेपाल के साथ। अगर कोई पास है वो पासेस आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास कौन सी फॉरेन कंट्री हैं, जो भी इंडिया के नेबर्स हैं, अंडमान एंड निकोबार के साथ कौन सी नेबर है। क्या इंडोनेशिया, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान। आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर है, यहाँ पर तो श्रीलंका है, लेकिन ये म्यांमार यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक पॉइंट भी बोला है, आपको नहीं बोलना है कि श्रीलंका है, क्योंकि आपको बोलना है ये म्यांमार है। क्वेश्चन बनता है सर म्यांमार क्यों, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये ऑफ शूट ऑफ म्यांमार है। अराकान योमा और पैगो योमा हिल जो है एक्चुअली माउंटेन्स है, वो समंदर के नीचे से ही वही आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दैट मीन्स म्यांमार इज वेरी क्लोज टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जनरली आप बोलोगे सर यहाँ पर ये हो गया इंडिया, ये हो गया श्रीलंका, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया अंडमान एंड निकोबार। आप ऐसे ही बोलोगे ना, आप डायरेक्ट तुरंत करोगे श्रीलंका। पता है आपके जहन में क्या आता है, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाहता है, ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है। अंडमान एंड निकोबार एक्चुअली है क्या, ये है ऑफ शूट्स, आप बोल सकते हो, अराकान योमा एंड पैगो योमा ऑफ म्यांमार। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले बात तो यही आती है, इंडोनेशिया तो है ही नहीं, पाकिस्तान तो है ही नहीं, ये दो तो एलिमिनेट हो गए, और डेफिनेटली बच्चे स्ट्राइक जो करेंगे वो श्रीलंका को ही स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, जो गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु शेखर ऑन द आबू हिल्स इन द इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। गुरु शेखर जो है आबू हिल्स, आपको पता है आबू हिल्स कहाँ पर है, आबू हिल्स है राजस्थान में, उसका हाईएस्ट पीक जो है दैट इज गुरु शेखर। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक जो है ये किस रेंज में है, आपको आबू हिल्स एक रेंज में देखने को मिले, उस आबू हिल का गुरु शेखर हाईएस्ट पीक है। लेकिन ये बताना आपको, ये गुरु शेखर जो है ये किसका हाईएस्ट पीक है, आपको बोलना है ये हाईएस्ट। आप याद करो, मैंने आपको आइडिया भी दिया राजस्थान, और मैंने बोला गुजरात से लेकर दिल्ली तक कौन सा जाता है, आपको पता है गुजरात से दिल्ली जो जाता है वो अरावली रेंज चला जाता है, गुजरात दिल्ली, लेकिन बीच में उसको क्रॉस करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको यार, राजस्थान पास करना पड़ता है। तो दैट मीन्स अरावली जो है, जिसको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के भी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप पूर्वांचल रेंज तो आएगा ही नहीं, पूर्वांचल का मतलब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। सतपुरा तो अरावली से नीचे आ रहा है, फिर पीर पंचल रेंज तो अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा सोचना है, अगर आपके जहन में डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, what is the term used for strip or narrow track of land between two rivers। दो रिवर्स के बीच में एक नैरो लैंड होता है, उसको आप क्या बोलते हैं। ये अगर एक रिवर फ्लो करता है, ये दूसरा रिवर फ्लो करता है, इसके बीच में ये लैंड होता है ना, इसके बीच में लैंड होता है, ये वाला लैंड जो होता है। ठीक है, इस लैंड को आप क्या बोलते हो, क्या आप वाटर डिवाइड बोलते हो, वाटर शेड बोलते हो, तराई बोलते हो। ये होता है स्ट्रिप ऑफ नैरो ट्रैक्ट ऑफ लैंड, दो रिवर्स के बीच में। और आपने ये पढ़ा भी होगा, इसको हम दो आब के नाम से बोला जाता है। दो रिवर्स के बीच में जो गैप होती है, दो आब जिसको बोलते हैं, बिस्तो दो आब, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप अभी देखोगे, जब हम फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको इसमें क्रैश कोर्स में जो मैं रिवर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें जब आप देखोगे तो आपको सीधे समझ आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साइड से। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर, अच्छा ये हो गया, व्हाट इज द टर्म
used for a narrow strip of land that connects two large land masses and separate two water bodies। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है जैसे कि मैंने इंडिया बनाया है, ये मैंने श्रीलंका बनाया है, ये भी लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, ठीक है। एक ऐसा नैरो स्ट्रिप जो कनेक्ट करता है दो लार्ज लैंड मासेस को, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला इसकी, ठीक है। एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज को, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, उसको आप क्या बोलते हो? आपको पता है दो वाटर बॉडीज जो कनेक्ट करता है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कौन कनेक्ट करता है? आप बोलोगे स्ट्रेट कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, ठीक है, स्ट्रेट। तो यहां पर आपको बोलना है कनेक्ट, ये हो गया एक वाटर बॉडी, ये हो गया अरेबियन बे ऑफ बंगाल। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। सभी लोग स्ट्रेट को टिक करेंगे, लेकिन स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट का मतलब होता है जो एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, एक बे ऑफ बंगाल, दूसरा अरेबियन सी। लेकिन ये बोल रहा है यहां पर, ये कनेक्ट कर रहा है किसको? दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। आप देखो ये जो है स्ट्रेट क्या करता है, ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, दो लैंड मास को सेपरेट करता है, तो स्ट्रेट तो आएगा नहीं। फिर कैप, कैप तो ये होता है, कैप तो ये हो गया, ये नैरो वाली यहाँ पर टिप। पेनिनसुला तो ये हो गया बचा का इस्थमस। तो इस्थमस जो होता है ये ऐसा होता है जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। अगर आपने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ा होगा, ये साउथ अमेरिका है इस तरीके से, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का कुछ इस तरीके से, साउथ अमेरिका का कुछ इस तरीके से। यहाँ का लैंड मास का एक टुकड़ा, यहाँ का लैंड मास का एक टुकड़ा, जिसको आप बोलते हो इस्थमस, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं पनामा कैनाल, जहां पर आप पढ़ते हो। तो दैट मीन्स आपको याद रखना है इस्थमस क्या करता है, आपको इतना याद होना चाहिए। इस्थमस क्या करता है, ये दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? एक नैरो स्ट्रिप दो लैंड मास को कवर करता है, यहाँ दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। अगर एक पूरी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक लैंड मास आ गई, एक नैरो स्ट्रिप आ गई। अब देखो यहाँ पर ये एक वाटर बॉडी, एक पूरी वाटर बॉडी थी, लेकिन अब ये अलग हो गया, अलग और अलग। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता, ये इंडिया है यहाँ पर और ये श्रीलंका है, अभी तो ये वाटर बॉडी इसको सेपरेट कर रही है, ये वाटर बॉडी है, ये इसको सेपरेट कर रही है, ये सेपरेट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूँ कुछ इस तरीके से, लैंड मास आ जाओ, लैंड मास यहाँ पर बना लो मैं। देखो ये बे ऑफ बंगाल था, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी अभी तक कनेक्टेड थे, लेकिन अब मैंने उनको जोड़ दिया, इसको इस्थमस बोलते हैं, इसको मैंने जोड़ दिया और दो लैंड मासेस को कनेक्ट करना है, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करने लगा। उल्टा है स्ट्रेट का। ये एक्चुअली मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताना था, बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड पालक एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो इंडिया से सेपरेट होती है? पालक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से सबको पता है, दैट इज श्रीलंका। ये ऑलमोस्ट सब ने किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री के लिए ऐसा कौन सा मिनरल है जिसको बैकबोन माना जाता है? मतलब ये क्वेश्चन आपका बनता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक पार्ट होता है उससे, और जनरली ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है जनरल ज्योग्राफी में भी, ये कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसको बेसिक मिनरल बोला जाता है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। सबको पता का और आयरन और जो होता है बेसिक होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ कोल यूज्ड फॉर थर्मल पावर प्रोडक्शन एंड मेटलर्जी। ठीक है, दो कोल्स आपको नाम बताना है जो एक तो थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए जो हम क्या बोलते हैं थर्मल पावर प्रोडक्शन करते हैं, दूसरा मेटलर्जी में भी यूज किया जाता है। इस कोल का आपको नाम बताना है, उन दो कोल्स का नाम आपको बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, एक होता है लिग्नाइट, याद रखना, दूसरा होता है ब्यूटेमिनस। इनको यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट और मेटलर्जी में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से बोलना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू करते हो। जैसे कि सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल होता है, टाइडल एनर्जी भी रिन्यूएबल होता है, विंड भी होता है, जियोथर्मल एनर्जी भी। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में किस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है, एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 44, आपको बोलना है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। दैट इज, देखो यहां पर एक एनर्जी होता है जियोथर्मल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो अर्थ से निकलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब यही होता है जब एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। टाइडल एनर्जी का मतलब जो समुद्र से लहरें आ जाती है। सोलर का मतलब होता है सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर डिपॉजिट इज वन ऑफ द लार्ज डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट जो है कहां पर है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर डिपॉजिट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट
डिपॉजिट, इनमें से कौन सा आयरन और डिपॉजिट जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट माना जाता है? उस डिपॉजिट का नाम आपको बताना जो लार्जेस्ट डिपॉजिट, जैसे कि हमें बोला जाता है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, आप बोलोगे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। इसी तरीके से छोटा ओशन कौन सा, आप बोलोगे आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा आयरन और डिपॉजिट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, उसका नाम क्या है? आपको बोलो उसका नाम है, ठीक है, कुंदरमुख उसका नाम है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री? इनमें से आपको पोर्ट्स का नाम बोलना है जिसको बोला जाता है प्रीमियर, ठीक है, आयरन और एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसको बोलते हैं आयरन और एक्सपोर्ट, जहां से हम आयरन और को एक्सपोर्ट करते हैं। ये सभी पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, पोर्ट्स वाला चैप्टर आपको पढ़ना भी पड़ता है। इसका बोला जाता है मारमोगोआ पोर्ट, इसको नाम बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्या ये वेस्ट साइड से है, क्या ये ईस्ट साइड से, आपको बोलना है ये वेस्ट कोस्ट पे है। खंडाला पोर्ट भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, ये भी होता है गुजरात के आसपास। उसी तरीके से पारादीप पोर्ट ये भी आपको पता होना चाहिए। कृष्णापट्टनम पोर्ट ये भी पता होना चाहिए। ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। 12 हैं, 13 है, कितने हैं, और पोर्ट्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैं सीधे यहाँ पर बोल रहा हूँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद ऑप्शन डी जो है दैट इज़ केरला। तो याद रखना केरला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रोड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेटराइट सॉइल फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। लेटराइट सॉइल उन एरियाज में होता है जहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इज़ फॉर्मड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? और लेटराइट सॉइल किसकी प्रोसेस की वजह से बनता है? क्या वेदरिंग की वजह से? वेदरिंग आपको पता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, नहीं, इससे तो नहीं बनता है। क्या डिपोजिशन की वजह से? क्या डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जो सॉइल आते हैं वो डिपॉजिट होकर लेटराइट सॉइल बनता है कि इस तरीके से बनता है। क्या लीचिंग की वजह से? लीचिंग की वजह से बनता है लेटराइट सॉइल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है लीचिंग की वजह से। जब बारिश पड़ती है मिनरल्स क्या करते हैं, ऊपर वाली सॉइल से लेकर, ऊपर वाली लेयर से लेकर नीचे चली जाती है, इसको लीचिंग हम बोलते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ बहा कर लेकर जाते हैं और लोअर लेयर्स में आ जाता है, उसको लीचिंग हम जनरली बोलते हैं। और इसी की वजह से लेटराइट सॉइल जो है बनता है। और ये लेटराइट सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? कॉफ़ी के लिए। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर निकलते हैं? आपको बोलना है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निकलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इरोजन पे, सॉइल पे ही बात की गई है। गली इरोजन इन ऑफ सॉइल इज मेनली कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गली इरोजन, जैसे कि ये सॉइल है, जैसे कि आप देखोगे ना, आप अपना हाथ को ओपन करो बैक साइड से, आप देखो बैक साइड से अपना राइट या लेफ्ट हैंड देखो, फिर आप फिंगर्स को जोड़ो, फिर आप देखो फिंगर्स के बीच में एक गैप आपको देखने को मिलेगी ना, ये आप देखो ये पूरा प्लॉट है आपका लैंड का, और यही जो है ये जो गैप्स आपको देखने को मिलती है ये गलीज बन गई है। और यही तरीके से सॉइल में आपको देखने को जिसको बोलते हैं गली इरोजन। ये किसकी वजह से होगा? क्या ये गली इरोजन विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, टेरेस फार्मिंग की वजह से, स्ट्रीम्स फॉर्मड बाय रेन वाटर? क्या बारिश जब पड़ती है, तेज़ बारिश जब पड़ती है और फिर वो बारिश फ्लो करती है सॉइल के ऊपर, फिर छोटी छोटी नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। हाँ सर, इसी से तो बनता है ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो ना, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 50, सॉइल इरोजन इज इन द स्टेट ऑफ पंजाब इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी शुगर केन की, आपको पता है, जनरली इसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, किसकी वजह से? क्या वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग कर रहा है कोई? बिल्कुल वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की बात ही नहीं है। क्या वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज वीज को काट के सॉइल वाइल को काट के सॉइल इरोजन? बिल्कुल ऐसे भी नहीं है। एक्सेसिव कल्टिवेशन की वजह से सॉइल इरोजन कैसे? ओवर इरिगेशन, डेफिनेटली आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ड्रॉबैक ये भी रहा है कि वहाँ पर एक तो ओवर फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जाता था और ओवर इरिगेशन का यूज़ किया जाता था। ओवर इरिगेशन की ही वजह से, क्योंकि ट्यूबवेल वहाँ पर था, ओवर इरिगेशन का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से सॉइल इरोड होता गया, ठीक है। तो ये आपको मेन रीज़न बताना है पंजाब के केस में। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, कभी भी इस तरीके से भी नहीं सोच चुके हम सारे क्वेश्चन जो है जो हम डायरेक्ट बुक्स पे पढ़ते उस तरह नहीं, अपना लॉजिक भी चलता है, मतलब चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता। देखो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एक्चुअली जो है लिंक करता था, अदरवाइज आप कहाँ पढ़ोगे पंजाब वाला, पंजाब में सॉइल किस तरीके से आता है आपको? हम तो जम्मू कश्मीर का सही ढंग से नहीं पढ़वाते, पंजाब की तो बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन निकलता था, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता था। मेरी बात समझ आ रही? क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर आ जाओ। कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल? सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉफ़ी की कल्टिवेशन के लिए आपको सॉइल चाहे लेटराइट सॉइल, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन कैसी होती है? लीचिंग की वजह से, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो एल हो गया लेटराइट, एल हो गया लीचिंग, ये हो गया कोड आपका। मैंने बोला आपको लेटराइट सॉइल जो होती है ये आपको कॉफ़ी के लिए कल्टिवेट होती है,
कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है। और कॉफ़ी जो होते हैं सबसे ज़्यादा कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और आपको बताना है अब कर्नाटक में कौन सा हिल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर खासी हिल्स तो खासी जयंतिया ये तो है ही नहीं, क्योंकि करना ये जो है ये खासी जयंतिया वेंतिया जो है ये कहाँ पर आपको देखने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नीलगिरी आपको पता है नीलगिरी कहाँ पर, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट नीलगिरी हिल जो है ये तमिलनाडु के आसपास। फिर ये पालनी हिल्स और दूसरा बाबा बूडान हिल्स। और बाबा बूडान हिल्स जो है ये माना जाता है किसके लिए, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। बाबा बूडान हिल्स को आपको टिक करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ करो। Which one of the following term is used for the system of agriculture where a single crop is grown on a large area? ठीक है, बोला जाता है एक बड़ा सा एरिया आपने लिया और बोला जाता है सिर्फ सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करते हैं, जैसे शुगर केन शुगर केन शुगर केन शुगर केन मैंने लगाया, पूरा प्लॉट है 10 एकर्स 15 एकर्स 20 एकर्स, आपने पूरे क्रॉप पे पूरे लैंड के ऊपर एक सिंगल क्रॉप लगा लिया, यही मतलब है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप सिंगल क्रॉप का यूज करते हैं एक लार्ज एरिया में। क्या इसको प्लांटेशन क्रॉप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन? अरे भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्रॉप्स को कट करते एक जगह करते हैं फिर दूसरी जगह लगा लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो आपको पता है फ्रूट्स के रिलेटेड है, तो इसको करना ही नहीं है कुछ। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब हो गया वही कॉफ़ी वाफ़ी लगा ली, रबर वबर लगा लिया, हो गया प्लांटेशन क्रॉप। बचा क्या? इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब इंटेंस तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं जिसको बोला जाता है, सॉरी इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं सिंगल क्रॉप का यूज़ किया जाता है, इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है। याद रखना इसको, जब हम लार्ज क्रॉप्स को, सॉरी एक लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड हमारे पास है और सिंगल क्रॉप को यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, Which of the following lake was designed as the first Indian wetland of international importance of रमसार कन्वेंशन? देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हो रमसार कन्वेंशन में कौन कौन से वेटलैंड्स आ जाते हैं। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ना रमसार कन्वेंशन, जो रमसार में हुआ है 1971 में रमसार कन्वेंशन हुआ। लेकिन पूछा जाता है इनमें से फर्स्ट लेक कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वाज डिजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड? इन लेक्स में से पहला वेटलैंड कौन सा है जिसको डिजिग्नेट किया गया एज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रमसार कन्वेंशन 1981 में? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप रमसार कन्वेंशन पढ़ते हो उसमें आपको पता होना चाहिए पहला लेक कौन सा था इंडिया का जिसको अंडर रमसार कन्वेंशन के लिया गया, और लेटेस्ट कौन सा है जिसको अंडर रमसार कन्वेंशन लिया गया है। आपको बोलना है सर वो चिल्का लेक है, और क्वेश्चन ये बनता है आपको चिल्का लेक कहाँ पर है? आपको पता है चिल्का लेक उड़ीसा में, लोकटक लेक मणिपुर में है, वल्लोर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, पुलिकत लेक आपके लिए एक क्वेश्चन आपको बताना है ये कहाँ पर है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन आपको सीधे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये भी रख पर लिख कर रखो कि सर ने बताया पुलिकत लेक कहाँ पर है, ये आपको इसका आंसर बताना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया? तो लेक से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक? चिल्का लेक के बाद एक होता है चिल्का लेक, आपको पता है कहाँ पर है? उड़ीसा में, तो यहाँ पर मैंने चिल्का लेक बना लिया, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, ब्रैकिश वाटर लगून कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चिल्का लेक? चिल्का लेक के बाद क्या पुलिकत लेक है, लोकटक लेक है, डल लेक? देखो डल लेक और वलोर लेक ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है। बचा पुलिकत लेक और लोकटक लेक। लोकटक लेक मणिपुर में आई थिंक ये भी फ्रेश वाटर है लोकटक लेक, क्योंकि मणिपुर साइड में फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। बचा क्या? आप बोल सकते हो पुलिकट लेक, फिर पुलिकट लेक ही होना चाहिए। हाँ इसका आंसर पुलिकट लेक है। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, क्योंकि ये दो तो आता ही नहीं है। ये पूछता है ब्रैकिश वाटर, ये पूछता है ब्रैकिश वाटर, चलो ब्रैकिश वाटर ढूंढ लो। चिल्का लेक ब्रैकिश वाटर है जो उड़ीसा में है, मान लिया हमने, लेकिन सबसे बड़ा वाला। उसके बाद ये दो तो ऑप्शन आएंगे नहीं, ये दो तो खत्म है। उसके बाद लोकटक लेक मणिपुर में हम बोल सकते हैं ये सलाइन बोल सकते हैं, या वी कैन से द फ्रेश वाटर लेक। लेकिन पुलिकट लेक जो है ये जो है आप बोल सकते हैं इसका आंसर। 55 क्वेश्चन, मार्बल इज मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स? मैंने आपको पहले बोला है, जब मैंने आपको रॉक्स पढ़ा, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर मैंने बोला है कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो सेडिमेंट्री होते हैं या जो इग्नियस होते हैं उनको मेटामॉर्फोसिस होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? न्यू रॉक बनता है जिसको बोलता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें से आपको बोलना है मार्बल से हम क्या बनाते हैं, सॉरी मार्बल कहाँ से बनता है? मार्बल इज द मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक? मतलब एक रॉक है जिससे हमने मार्बल बनाया है। तो याद बताओ आप,
मार्बल आपने किससे बनाया? अगर आपने पहला लेक्चर को रिवाइज किया हुआ है आप इजीली बता सकते हो मार्बल को हमने बनाया था लाइमस्टोन से, मार्बल हमने बनाया था। दैट मीन्स आपके लिए क्वेश्चन है ग्रेनाइट से क्या बनता है और बसाल्ट से क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ग्रेनाइट से नीस बनता है, GNEISS। ठीक है, नीस बनता है ग्रेनाइट से, क्योंकि जी मैंने कोड एक याद रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, आई थिंक आपको ये इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा, एक्टिव सेशन लगा होगा। आप सोच सकते हो क्वेश्चन को करना किस तरीके से। जावर माइंस विच इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन इन इंडिया। देखो क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन कौन सी, आपको बोलना है जावर माइंस, और ये बताना है ये सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है। आपको बोलना है सबसे ज़्यादा सिल्वर जो है दैट इज़ इन राजस्थान, जो है जहाँ पर जावर माइंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इनसाइड द अर्थ इज डोमिनेंटली लिक्विड। कौन सा पार्ट लिक्विड है? आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल या क्रस्ट। देखो क्रस्ट तो आपको पता है ये तो लिक्विड है ही नहीं, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया सीधे। ठीक है, हो गया एलिमिनेट। हाँ सर आपने बोला था क्रस्ट सॉलिड है, अरे भाई लिथोस्फीयर है। फिर अपर मेंटल की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बनाता हूँ डायग्राम, ये मैंने बना लिया क्रस्ट, ये मैंने बना लिया मेंटल, ये मैंने बना लिया कोर। अगर आपको याद, सॉरी ये मैंने बना लिया कोर, लेकिन अगर आपको याद होगा कोर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक मैंने अपर कोर बोला, इनर कोर बोला था, सॉरी इनर कोर बोला था, और मैंने आउटर कोर बोला था। ये मैंने बोला था, हाँ सर आपने बोला था, लेकिन मैंने बोला था इनर कोर जो है ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्यों सॉलिड है? क्योंकि सर आपने बोला था इनर कोर में यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर एज कम्पेयर टू टेम्परेचर, जब प्रेशर किसी चीज़ पर ज़्यादा हो तो वो सॉलिड है। लेकिन अगर आप आउटर कोर की बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेशर से, तो टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, तो ये मोल्टन बन जाता है। दैट इज़ द आउटर कोर। अगर आपके पास ऑप्शन है आउटर कोर का, आप बोल सकते हो आउटर कोर ही है, दैट मीन्स आउटर कोर है इसका ऑप्शन। ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया है। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं होता है क्वेश्चन, आपको लगाना है दिमाग। हाँ सर इस तरीके से हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम विष्णुपदी और जाह्नवी। ठीक है, ऐसा कौन सा रिवर है जिसको विष्णुपदी का नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ब्रह्मपुत्र तो है ही नहीं, क्योंकि इसको अलग से नाम से, गोदावरी कृष्णा मैंने बताया नहीं, गंगा में हम देखेंगे इसको बोलते हैं हम विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी सेतु विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखो जितने भी नए नए ब्रिज बने हैं, ठीक है, उन ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? ब्रिजेस हमेशा जो हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रिज होते हैं, जैसे कि सतलुज पे अगर नया कोई ब्रिज बना, गंगा के ऊपर कोई ब्रिज बना नया सा, ब्रह्मपुत्र के ऊपर कहीं पर बना है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनके ऊपर जो है नए नए ब्रिज अगर कोई भी लेटेस्ट बना वो आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इंडिया में बोला जाता है। और ये किस रिवर के ऊपर है? सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये किस रिवर के ऊपर है? आपको बोलना सर ये गोदावरी के ऊपर है, तो याद होना चाहिए सेतु, याद रखना है गोदावरी के साथ। आप बोल सकते हैं सीता गोदावरी में डूब गई है, या सीता जो है ये गॉड के साथ जुड़ी हुई है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, तो याद रखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज नोन एज पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। ऐसा कौन सा रिवर है जिसको पद्मा के नाम से जान? देखो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो है ये हो गए पेनिनसुलर रिवर्स, अभी इनको बांग्लादेश के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ आ रही है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये तो सभी रिवर्स ऐसे रिवर्स हो गए जो पेनिनसुलर रिवर है, तो उनको पद्मा के साथ है ही नहीं, वो बांग्लादेश में जाते ही नहीं, बांग्लादेश तो यहाँ पर है। तो दैट मीन्स आप सीधे बोल सकते सर एक ही तो बचा गंगा, और गंगा को ही बोला जाता है पद्मा, इसको नाम बोला जाता है। कहाँ पर? पद्मा ने गंगा के साथ शादी की थी, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। या पद्मा की गैंग थी, पद्मा की गैंग, इस तरीके से आप कोड बना सकते हो। पद्मा की बड़ी सी एक गैंग थी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन। कल हम नेक्स्ट 40 करेंगे, ये फिनिश करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हैं और इन क्वेश्चंस को आप इन टॉपिक्स के ऊपर आपने काम किया है, मैं गारंटी देता हूँ जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, 10 आए 12 आए जितने भी आ जाएंगे,
आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कंटेंट मेरा काम है, जितना मैं दे पा रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट। ज्योग्राफी फिनिश करेंगे, इकोनॉमिक्स भी फिनिश करेंगे, सारी चीज़ें फिनिश करें, आप देखते जाओ कैसे कैसे, आप सिर्फ रिवाइज करते जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में एक तो अपना स्कोर मेंशन करना, अभी आप मेंशन करो, 1 मिनट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर पता वो भी मेंशन करो। तीसरा, आप ये भी लिखो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।